बवासीर जो है उसके आम कारण क्या है और किन किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तरह एनल फिशर और बवासीर की दोनों पे ब्लीडिंग है, तो सर ये दोनों को अंतर को कैसे समझे। फिस्टुला क्या है, अगर इसे अनदेखा किया जाए तो वह कितनी गंभीर हो सकती है और इसके सर्जिकल और नॉन सर्जिकल उपचार विकल्प क्या है। जो मरीज एनल रेक्टल डिजीज की ऑपरेशन से गुजर रहे हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सर उन दर्शकों के लिए कोई अंतिम सलाह जो लक्षण महसूस कर रहे हैं लेकिन चिकित्सा सहायता लेने से बहुत घबरा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिससे भारत में करोड़ों लोग परेशान हैं, बहुत ही कॉमन डिजीज दैट इज एनोरेक्टल डिजीज, जिसे गुदामार्ग रोग भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एनोरेक्टल डिजीज को अच्छे से समझेंगे, इनके सामान्य लक्षणों के बारे में जानेंगे और इन डिजीज़ पर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे और उनकी राय को जानेंगे, जो कि मेरे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों, अगर एनोरेक्टल डिजीज की बात की जाए तो वह उन बीमारियों का समूह होता है जो एनस और रेक्टम को प्रभावित करती हैं, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे पाइल्स, एनल फिशर, एनल फेस्टुला, एनल एब्सेस एंड रेक्टल प्रोलैप्स। अब हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, जिसे आप बवासीर के नाम से जानते हैं और मेडिकल में इसे हेमोराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। बवासीर ऐसी स्थिति है जिसमें एनस के अंदर और बाहर रक्त वाहिनियों या ब्लड वेसल्स में सूजन हो जाता है और यह होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मल त्याग के दौरान, कब्ज की वजह से जोर लगाने से भी पाइल्स हो सकता है, प्रेगनेंसी में गुदा नसों पर दबाव के चलते भी यह समस्या महिलाओं में अक्सर देखी जाती है। पाइल्स मेनली 4 टाइप का होता है और यह अलग अलग कारणों से व्यक्ति के शरीर में समय के साथ उभरता है। फर्स्ट इज अंदरूनी बवासीर, जिसे इंटरनल हेमोराइड्स भी कहते हैं। यह मलाशय के अंदर विकसित होता है। यह नॉर्मली दिखाई नहीं देता है और यदि हम अपने खान पान में सुधार करें तो यह समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एंड सेकेंड इज बाह्य बवासीर, जिसे एक्सटर्नल हेमोराइड्स भी कहते हैं। यह गुदा के बाहर विकसित होता है और कई बार यह एनस की सतह पर गांठ के रूप में विकसित हो जाता है और गांठ बढ़ने के साथ समस्या भी बढ़ती जाती है। एंड थर्ड इज प्रोलैप्स्ड बवासीर, जिसे प्रोलैप्स्ड हेमोराइड्स भी कहते हैं। जब इंटरनल पाइल्स में सूजन हो जाता है तो यह एनस से बाहर की तरफ निकलने लगता है। इस स्थिति को प्रोलैप्स्ड बवासीर बोलते हैं। इसमें एक गांठ जिसमें सूजन होती है वह बाहर निकली हुई गांठ की तरह दिखाई देती है। एंड फोर्थ इज खूनी बवासीर, जिसे थ्रोम्बोस्ड हेमोराइड्स भी कहते हैं। दोस्तों, यह सबसे जटिल बवासीर होता है क्योंकि इसमें रक्त स्राव के कारण व्यक्ति कमजोर हो जाता है। इस स्थिति में गंभीर दर्द और सूजन होने लगते हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर बवासीर जैसी गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, संतुलित आहार जिसमें हरी सब्जियां और फल की मात्रा ज़्यादा हो। दोस्तों, हरी सब्जियां और फल में प्रचुर मात्रा में फाइबर्स पाया जाता है, जो कि हमारी आंतों में जाकर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी आंतों की अच्छी से सफाई हो जाती है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं बनती। और मांस, मछली, तली भुनी चीज़ें, शराब, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और सुबह जल्दी उठें और रात को समय से सोएं। रोज़ाना योग और एक्सरसाइज ज़रूर करें और डेली 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। और आप अपने डाइट में पपीता भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें पपैन नामक एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन में सुधार करता है। और काली किशमिश भी भिगोकर आप सुबह खा सकते हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाया जाता है। एंड नेक्स्ट डिजीज इज एनल फिशर। जब एनस और गुदा में छोटे छोटे कट या दरारें उत्पन्न हो जाते हैं तो इस स्थिति को एनल फिशर बोलते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। इसके होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बड़ा स्टूल पास होना, लंबे समय तक डायरिया होना, बहुत ज़्यादा कब्ज होना, प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है, जिसमें असहनीय दर्द होता है। यह दर्द एनस के आसपास में ही होता है और कभी कभी उन दरारों और जख्मों से खून भी बहता है। कुछ लोग इसे पाइल्स या बवासीर समझ लेते हैं, जो कि पाइल्स से बहुत अलग होता है।
एंड नेक्स्ट इज फिस्टुला, जिसे आप भगंदर के नाम से भी जानते हैं। फिस्टुला एक असमान नली या पाइप होती है जो एनस और स्किन के बीच में विकसित होती है, और इसका इलाज आमतौर पर सजे के माध्यम से किया जाता है। अगर इनके लक्षणों की बात की जाए तो एनस में बार बार फोड़े होना, एनस के आसपास दर्द और सूजन, शौच करने में दर्द, एनस से रक्तस्राव, बुखार लगना, ठंड लगना और थकान होना, कब्ज होना, एनस के पास स्मेल और खून वाली पस निकलना। अगर इन लक्षणों को आप महसूस कर रहे हो तो प्लीज़ अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। एंड नेक्स्ट डिजीज इज रेक्टल एब्सेस। रेक्टल एब्सेस मवाद से भरी कैविटी होती है जो एनस और रेक्टम में म्यूकस स्रावित ग्लैंड पर आक्रमण करने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया एनस और रेक्टम के ग्लैंड पर आक्रमण करते हैं और एब्सेस बनाते हैं। संक्रमण से मवाद बनता है जिसमें दर्द और सूजन होता है। अब दोस्तों मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से और जानते हैं उनकी राय। सबसे पहले सर, आपको हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते आपको सभी दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर है। मैं एडोरेक्टल स्पेशलिस्ट हूँ, प्रोक्टोलॉजिस्ट। सबसे पहले सर, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि बवासीर जो है उसके आम कारण क्या है और किन किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जनरली इस चीज़ में देखा गया है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पाया जाता है, ठीक है ना। जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हैं, जो लोग मांसाहार का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, जो लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं और जो लोग टाइट क्लॉथिंग्स पहनते हैं, लाइफस्टाइल डिसीज़ है ये इसलिए। तो इस चीज़ों में ज़्यादा देखा गया है कि एनोरेक्टल डिजीज़ होता है। अभी यहाँ पे बात आपने बवासीर की पूछी, तो बवासीर के पहले मैं कुछ आपको एनोरेक्टल डिजीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि केवल बवासीर ही नहीं है एनोरेक्टल डिजीज़। बवासीर को जैसे हम लोग उसको पाइल्स बोलते हैं, हेमोरॉइड्स बोलते हैं, तो यही केवल एक नहीं है। फिशरी नैनो भी एनोरेक्टल डिजीज़ है, फिस्टुला नैनो भी एनोरेक्टल डिजीज़ है, देन पेरियनल एब्सेस भी एनोरेक्टल डिजीज़ है। तो ये सभी का कॉम्बिनेशन को हम लोग एनोरेक्टल डिजीज़ बोलते हैं। लगता है कि बवासीर करके जैसे, बट इसमें कई डिफरेंट टाइप का डिजीज होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने बवासीर के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। बवासीर को हम लोग मॉडर्न साइंस में पाइल्स या हेमोरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। जनरली ये प्राइमरी पोजीशंस इसके जो रहते हैं वो 3 o'clock पोजीशन, 7 o'clock पोजीशन, 11 o'clock पोजीशन। दिस आर द प्राइमरी हेमोराइडल वेन्स। तो यहीं पे ये सबसे पहले हेमोराइड्स जो आपके बवासीर बोलते हैं वो होते हैं। और ये मेनली 2 तरीके के होते हैं, एक खूनी बवासीर होता है और एक बिना खून का बवासीर का होता है। तो जो खूनी बवासीर होता है उसमें ब्लीडिंग होती है, खून गिरते हैं। तो खून कैसे गिरते हैं? तो खून जो है हमें पेशेंट से पूछना चाहिए कि आपका जो बवासीर में खून गिरता है वो आपको जब आप लैट्रिन जाते हैं तो उसके पहले आपको खून आता है या लैट्रिन होने के बाद में खून आता है। और दूसरा ये कि आपको सिरिंज टाइप का खून आता है कि नहीं। ये 3 मेन कंडीशन है ब्लीडिंग के जो बवासीर में पाए जाते हैं। तो पेशेंट आपको कंप्लेन करेंगे कि मुझे लैट्रिन जाने के पहले बूंद बूंद खून गिरता है, लैट्रिन आने के बाद बूंद बूंद खून गिरता है, या फिर जब मैं प्रेशर डालता हूँ संडास जाने के लिए उस समय सिरिंज पिचकारी के टाइप का हमको खून गिरता है। तो ये मेन बवासीर का लक्षण है जो कि बहुत ही पेनफुल है, और इसके कारण पेशेंट हमेशा, जो भी आपका मरीज है, वो सुस्त महसूस करेगा, उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, दोनों पाँव में, थाइज में कमजोरी महसूस होगा क्योंकि उसको खून गिर रहा है इसके कारण। अब आपने पूछा कि ये बवासीर का होने का क्या कारण है, कारण क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बवासीर होने का क्या कारण है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। तो जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, टाइमली खाना नहीं खा रहे हैं, ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं, फिर सोना भी कम होता है, हाँ, रूटीन टाइमिंग को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये टोटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न, ये बहुत ही मेन रीज़न, महत्वपूर्ण रीज़न है जिसके कारण बवासीर होता है। तो सर नेक्स्ट, सर अगर बात करें एनल फिशर और बवासीर की, दोनों पे ब्लीडिंग है, तो सर ये दोनों को अंतर को कैसे समझे? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनल फिशरी नैनो और बवासीर, जिसको हम लोग हेमोरॉइड्स और पाइल्स भी बोलते हैं। तो क्या होता है फिशर का मतलब, क्या होता है फिशर का मतलब होता है, आयुर्वेदा में हम लोग उसको कोरिलेट करते हैं परिकर्तिका से। परिकर्तिका क्या है? सुश्रुता ने इसको क्षुद्र रोगों में सम्मिलित किया है।
तो टोटल जो क्षुद्र रोग हैं सुश्रुता के अनुसार उसमें एक परिकर्तिका भी आती है। तो अभी परिकर्तिका के बारे में हम लोग आपको डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपने जो फिशर पूछा है उसके बारे में मैं बोलता हूँ। तो फिशर का मतलब क्या होता है? फिशर इन एनो। तो फिशर का मतलब होता है क्रैक। जैसे आपका लिप्स क्रैक होता है वो भी फिशर है, हील क्रैक होता है वो भी फिशर है। तो सेम उसी तरह एनोरेक्टल वर्ड्स पे आपका क्रैक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फिशर इन एनो। तो अभी ये क्यों होता है? तो मेन कारण मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो कॉन्स्टिपेशन के क्रिएट होने के कारण, हार्ड स्टूल होने के कारण ये हार्ड होता है, जिसके कारण कि वहाँ पे घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण वहाँ पे घाव बन जाता है। तो वही घाव फिशर इन एनो का रूप लेता है, क्रैक इन द एनोरेक्टल रीजन। तो ये हो गया फिशर इन एनो। अभी आपने जो पूछा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि बवासीर और फिशर में हम कैसे डिफरेंस करेंगे। तो बवासीर में क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ब्लीडिंग जो होता है वो बूंद बूंद तरीके से ब्लीडिंग होता है और सिरिंज के टाइप का ब्लीडिंग होता है। फिशर इन एनो में क्या होता है? स्ट्रिक वाइज ब्लीडिंग, मतलब एक पतला लाइन जैसा ब्लीडिंग होता है, वो भी आपका लैट्रिन के साथ में, मतलब जो आपका पखाना आ रहा है उसके साथ में लाइन टाइप का ब्लीडिंग होगा, और उसके साथ में पेन बहुत रहेगा। पेन इसलिए रहेगा कि जैसे मैंने आपको फिशर इन एनो आयुर्वेदा में परिकर्तिका बोला जाता है। तो परिकर्तिका का क्या मतलब है? कर्तनावत वेदना, मीन्स इट्स आप कटिंग टाइप का, सीजर से जैसे आप कट करते हैं उस टाइप का आपका पेन रहेगा। तो बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा रहता है फिशर इन एनो में। अब पाइल्स में क्या रहता है? कभी पेन रहता भी है, कभी पेन नहीं भी रहता है। तो ये मेन डिफ्रेंसिएशन है। तो हम तो हमारे दर्शक हैं, अगर इस चीज को समझे तो अपना डिफरेंस करके वो पहले से जान सकते हैं जी बिल्कुल, क्या जी क्या बिल्कुल, प्रॉब्लम। जी जी क्योंकि लोगों को यही भरम रहता है कि बवासीर करके सोशल मीडिया पे भी वो ट्रेंडिंग में रहता है, बवासीर को लेकर के अदर का जिक्र बहुत कम किया जाता है। जी जी। तो बवासीर इसलिए ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है क्योंकि उसमें खून का बहुत ज़्यादा प्रवाह होता है एनोरेक्टल रीजन से। तो यही डिफरेंस है मेन फिशर इन एनो में और बवासीर में, कि जलन बहुत ज़्यादा रहता है फिशर इन एनो में। बवासीर में कभी दर्द रहता है, कभी नहीं रहता है, हाँ इरेगुलर। और फिशर इन एनो में आपका ब्लीडिंग स्ट्राइक वाइज ब्लीडिंग होता है, सब मोशन के साथ में लगा हुआ आता है, और इसमें आपका बूंद बूंद रहता है। तो ये मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट सर, एनल फिस्टुला क्या है? अगर इसे अनदेखा किया जाए तो कितनी गंभीर हो सकती है, और इसके सर्जिकल और नॉन सर्जिकल उपचार विकल्प क्या है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली इन प्रोक्टोलॉजी में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो एक कहावत है जो मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी आपको सर्जिकल, मतलब कोई भी सर्जन अगर आपका दुश्मन है तो उसको आप एक फिस्टुला इन एनो का केस भेज दीजिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कहावत है प्रोक्टोलॉजी में, हमारे जो डॉक्टर एनोरेक्टल प्रैक्टिस करते हैं उनके बीचों में। क्योंकि जो फिस्टुला इन एनो है उसको आयुर्वेदा में भगंदर को कहते हैं, भग गुद बस्ती प्रदेशः। तो ये 3 जगह है जहाँ पे ये होता है। तो फिस्टुला इन एनो का क्या है, उसको ट्रीट करने में पेशेंट को भी बहुत पेशेंस चाहिए, प्लस डॉक्टर को भी बहुत पेशेंस चाहिए। क्योंकि ये कैसे अभी वो होता है, जो एनोरेक्टल एब्सिस होता है, जो घाव होता है, वो फूट जाता है। फूटने के बाद में क्या होता है, उसका सही तरह से इलाज नहीं हो सका, सही से ट्रीटमेंट नहीं हो सका, तो वो क्या करता है, अंदर ही अंदर ट्रैक बना जाता है। फिस्टुला का मतलब ट्रैक विथ टू ओपनिंग। तो एक अंडर मोशन के, जहाँ से एनोरेक्टल रीजन के अंदर में एक ओपनिंग हो जाता है और एक बाहर ओपनिंग हो जाता है, हाँ ट्यूब लाइक ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड फिस्टुला। हाँ, तो दिस इज फिस्टुला का मतलब होता है ट्यूब लाइक ओपनिंग विथ हैविंग बोथ ओपनिंग साइड, वन ट्यूब विथ हैव बोथ साइड ऑफ ओपनिंग। और साइनस का मतलब होता है वन ट्यूब विथ हैव वन ओपनिंग ओनली। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है फिस्टुला और साइनस का। तो फिस्टुला जो होता है उसको आयुर्वेदा में भगंदर बोलते हैं, और फिस्टुला इन एनो का हमारे यहाँ सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। हम लोग क्षारसूत्रा एप्लीकेशन करते हैं, अपमार्गा क्षारसूत्रा एप्लीकेशन करते हैं उसका। और वो क्या होता है, अपमार्गा क्षारसूत्रा का क्या क्वालिटी है, वो कटिंग भी करता है, स्ट्रैपिंग भी करता है और हीलिंग भी करता है। तो इसके कारण क्या होता है, वो हर एक हफ्ते को हम लोग क्षारसूत्रा चेंज करने को पेशेंट को बुलाते हैं, वो धागा डालने के बाद में, क्षारसूत्रा डालने के बाद में, और वो 99.99% ऑफ एक्यूरेसी की उस जगह पे फिस्टुला दोबारा नहीं होगा। और जो मॉडर्न में फिस्टुलेक्टमी और ये सब करते हैं, उसकी चीज़ों को वो हीलिंग टेंडेंसी और अगेन रिकरेंसी, दैट विल बी रिकरेंसी विल बी मोर ज़्यादा होता है। तो हमारा क्षारसूत्रा ही बहुत उत्तम सर, हाँ 100% तो नहीं बोल सकते, बट 99% बोल सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उसका इलाज है फिस्टुला इन एनो का। ऐसा
तो इसका होने का मेन रीज़न क्या है? जैसे एनोरेक्टल जो एब्सिस होता है, अभी देखिए एब्सिस का क्या है, जो घाव होता है बॉडी के कहीं भी पार्ट में आपका घाव हो तो हमारे आयुर्वेदा में हम लोग उसका पक्वावस्था होने का वेट करते हैं, मतलब राइपनिंग ऑफ द दिस वन पोर्शन, वी आर वेटिंग फॉर दैट। लेकिन एनोरेक्टल का कोई भी घाव होता है तो हमें उसको वेट नहीं करना, जैसा ही पेशेंट है वैसे ही उसको निकाल के छोड़ने का है। तो क्या होता है, वही ट्रीट अच्छा से नहीं हो पाता है, इसके कारण से भगंदर होने का चांस रहता है, फिस्टुला इन एनो। सर ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो अच्छा से सही नहीं होगा। हाँ, जो एब्सिस ट्रीटमेंट होने के बाद में, मतलब जो एब्सिस को अच्छे से नहीं ट्रीट किया गया वो फिस्टुला होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ऐसा है। ऐसे ही केसेस सर बहुत ही देखे जाते हैं कि जो अनप्रोफेशनल डॉक्टर हैं गांव विलेज में सब ऐसे कर देते हैं, फिर वही जब सीरियस केस हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला गया है कि कोई भी घाव को ट्रीट करने के लिए आपको अच्छे से उसको क्लियर करना, उसको जो भी अंदर का कैविटी है उसको ब्रस्ट करना है, उसको अच्छे से क्लीन करना है, उसको डेली ड्रेसिंग करना है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो यही प्रॉब्लम आपको हो जाता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, रेक्टल प्रोलैप्स का इलाज कैसे किया जाता है और कब सर्जरी की आवश्यकता होती है? जी, जनरली हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों में देखा जाता है कि रेक्टल प्रोलैप्स की केसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों होते हैं? उनका पॉपिंग टेंडेंसी के कारण, जब वो मोशन जाते हैं, पखाने के लिए जाते हैं तो उनको जोड़ करने का आदत होता है, इसके कारण देखा जाता है। तो वो तो खुद ही स्वतः ही एज के साथ वो खत्म हो जाता है। जनरली रेक्टल प्रोलैप्स किसमें पाया जाता है? जिसमें कॉन्स्टिपेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों में रेक्टल प्रोलैप्स ज़्यादा पाया जाता है। तो रेक्टल प्रोलैप्स के लिए आयुर्वेदा में बहुत सारे, जैसे मूसिक तैला के बारे में बोला गया है, मूसिक तैला के बारे में बोला गया है, उसका एप्लीकेशन होता है। नहीं तो हम लोग थायर्स स्टिच करते हैं, थायर्स स्टिच करते हैं रेक्टल प्रोलैप्स में। और रेक्टल प्रोलैप्स 4th डिग्री, थायर्स स्टिच एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसको रेक्टल एनल वर्ज पे हम लोग कटिंग करके उसमें ये स्टिच ये करते हैं, ठीक है ना। तो वो एक थायर्स स्टिच है। मेडिसिनल मैनेजमेंट पे हम लोग पेशेंट को लैक्सेटिव देते हैं जो कि उसका मोशन आराम से जाए। और उसके बाद में रेक्टल प्रोलैप्स जो है वो 4th डिग्री हेमोराइड्स को हम लोग रेक्टल प्रोलैप्स से कोरिलेट कर सकते हैं। देखा जाता है नहीं, इन बच्चों में तो जनरली देखा जाता है, उनके जो पखाना करने का आदत होता है उसके कारण। लेकिन ये बूढ़ों में ज़्यादा देखा जाता है, हाँ, कॉन्स्टिपेशन के कारण में। लेकिन अभी तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो अभी तो यंग एजेस में भी ये सब देखा पाया गया है, रेक्टल प्रोलैप्स। जी। एंड नेक्स्ट सर, एनल रेक्टल डिजीज की पहचान के लिए सामान्यतः कौन कौन से निदान विधियाँ प्रयोग की जाती है? मैंने शुरू में ही बोला था कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपके खान पान पे, आपके पहनावे पे, आपके बैठने उठने सोने, ये सभी से रिलेटेड है। तो निदान आपका क्या करना है? जो चीज़ आप कर रहे हैं रेगुलरली करने का है। टाइमली आपको 3 टाइम खाना खाना है, ज़्यादा टाइट क्लॉथिंग नहीं करना है, ज़्यादा ट्रेवलिंग मतलब हीट चीज़ का सेवन नहीं करना है, पित्त प्रभाव का ज़्यादा सेवन नहीं करना है, डाइजेशन पे आपको ध्यान देना है, कॉन्स्टिपेशन हो तो तुरंत उसका इलाज करवाना है, हरी साग सब्जियां आपको ज़्यादा खाना है, दूध दही भी आपको ज़्यादा खाना है। तो ये सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जंक फूड बहुत कम खाना है। तो जैसे आप ये सब चीज़ को नियंत्रित करेंगे वैसे वैसे आपको एनोरेक्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेन रीज़न इसका होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं तो कुछ भी नहीं। जी। जो मरीज एनल रेक्टल डिजीज की ऑपरेशन से गुजर रहे हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सो देखिए, हमारी सर्जरी में क्या होता है, हम लोग प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर करते हैं, उसमें हमें मेडिसिन को सभी कुछ पहले बोलते हैं। जैसे कोई पेशेंट अगर हार्ट का पेशेंट है तो हम उसे अकॉर्डिंग प्रायर टू द सर्जरी एस्पिरिन जो टैबलेट वो लेता है उसको रोकने को बोलते हैं। कोई पेशेंट अल्कोहलिक रहता है, कितने भी बोलने पे वो नहीं मानता। कोई पेशेंट तंबाकू खाता है या कुछ भी करता है, तो उस चीज़ों को हम लोग उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं सभी कुछ। फिर उसका नॉर्मल ये चेकअप, ब्लड इन्वेस्टिगेशन और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सभी करते हैं। उसके बाद में अगर सभी नॉर्मल रहा तो वी कैन डू इट। ऑपरेशन इसका हो जाता है तो लोग घर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या सावधानियां बरती ताकि वो सीख रहे? हाँ, तो ऑपरेशन होने के बाद में जो पेशेंट जाते हैं उसको पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर में हम लोग डालते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे कोई भी एनोरेक्टल रहा तो उसको सिज बात करने को हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग सिज बात के लिए पंचवल्कला क्वाथा चूर्णा को बॉयल करके उसमें उसको बैठने को 10-15 मिनट के लिए बोलते हैं। और उसके बाद में उसको लिक्विड डाइट ज़्यादा लेने को बोलते हैं। दूसरा, हरी साग सब्जी ज़्यादा खाने को बोलते हैं। और कॉन्स्टिपेशन ना क्रिएट हो ऐसा खाना खाने को उसको बोलते हैं। उसको पथ्य क्या क्या है, सर रिकवरी में कितना दिन समय लग सकता है? ये डिपेंड, जी बहुत अच्छा सवाल है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एनोरेक्टल डिजीज के ऊपर। अगर फिशर इन एनो परिकर्तिका हो तो कुछ दिन
कम दिन लगते हैं। अगर फिस्टुला हो तो उसको थ्रेड चेंजिंग प्रति बार आके करना पड़ता है, तो उसमें जनरली 3 से 4 महीने लगते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ फिस्टुला ये ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड भी कर सकता है। अगर पाइल्स हो तो हम लोग जो छार सूत्रा बांधते हैं वो 7 दिन में कट के गिर जाता है, और उसके बाद में 10 दिन 15 दिन वो रेस्ट ले सकता है। छार सूत्रा जो बोले बहुत नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट। हाँ, बहुत ही हम लोग जनरली अपमार्गा छार सूत्रा यूज़ करते हैं। अपमार्गा को कोटिंग करके 21 कोटिंग टोटल होती है, उसमें करते हैं स्नोई से, अपमार्गा स्नोई से उसका हरिद्रा के साथ में, और अपमार्गा छारा के साथ में कोटिंग करके टोटल 21 कोटिंग होती है। उसको करके हम लोग उसको स्टेरिलाइजेशन में रखते हैं, यूवी रेडिएशन में स्टेरिलाइज ये सभी करने के बाद में, ड्राई करने के बाद में, यूवी रेडिएशन में स्टेरिलाइज करने के बाद में बहुत ही उन्नत तरीके से उसको पेशेंट के में बांधा जाता है। सर ये सभी बीमारियों का जो जांच होता है वो कैसे किया जाता है? इन सभी बीमारियों का जांच तो हम लोग ये रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू ही करते हैं। कुछ एग्जामिनेशन हम लोग प्रोक्टोस्कोपी के थ्रू करते हैं, तो पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो कोई भी एनोरेक्टल डिजीज के लिए हम लोग फर्स्टली प्रेफर करते हैं लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन में हम लोग पेशेंट का एनोरेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर हमारे पास साधन नहीं है, जगह नहीं है, तो हम लोग लेफ्ट लैटरल पोजीशन का उपयोग करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग प्रेफर लिथोटोमी पोजीशन में ही करते हैं, ताकि वो पूरा व्यू हमें अच्छे से मिल सके। पोजीशन एक कैसी है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, लिथोटोमी टेबल रहती है, लिथोटोमी पोजीशन है, लिथोटोमी टेबल रहती है। दोनों पेशेंट को हम लोग सुपाइन पोजीशन में सुला देते हैं और दोनों पैरों को ऊपर रख करके उसका जांच करते हैं, ऐसे। सर उन दर्शकों के लिए कोई अंतिम सलाह जो लक्षण महसूस कर रहे हैं लेकिन चिकित्सा सहायता लेने से बहुत घबरा रहे हैं, आप जी ऐसा महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे हिंदुस्तान के, भारत के सोसाइटी में, कि हाँ, संकोच करने का बहुत बड़ा समस्या है। कोई भी, अगर मैं सब आपके थ्रू आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि इस तरह की बीमारी अगर आपको है तो संकोच को त्यागिए और सीधे डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि संकोच करने से वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट भी उससे ही ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि डॉक्टर के सामने आकर के अपने कष्ट का निवारण करवाइए, संकोच करने से कुछ भी नहीं होगा। जी सर, अगर किसी मरीज को आवश्यकता हो और आपसे परामर्श लेने के लिए तो आपसे कैसे संपर्क करें? आपके क्लिनिक से कैसे संपर्क करें? और जी, अगर किसी मरीज को में आवश्यकता है तो ऑनलाइन मेरा क्लिनिक का सुश्रुता क्लिनिक करके ऑलरेडी डिटेल्स हैं, आपके माध्यम से मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर भी आप मेंशन कर दीजिए, और ऑनलाइन फेसबुक ये सभी पे किसी से भी मेरे नंबर पे 24/7 मुझे कॉल करके कोई भी परामर्श की जरूरत पड़ी तो आप हाँ कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। क्योंकि सर लोगों में ऐसे रहता है कि ऑपरेशन कराना सही है कि कौन सही स्टेज है, इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल आपके थ्रू आपके दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ, इस प्रकार की आपको कोई भी सहायता चाहिए आप बिल्कुल भी निसंकोच मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डॉक्टर साहब आपको शेयर कर देंगे। धन्यवाद।